फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? झूले झूले करते हैं हम अपने चैनल पे आपका। अब आप सोच रहे होंगे ये झूले झूले क्या आ गया मास्टर जी, हद हो गई। मतलब स्वागत करने के अलावा झूले झूले करने लगे आप। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस, ठीक है। और ईवीएस में जो है लद्दाख में झूले झूले कहा जाता है। तो मेरे बताने का ये मतलब है, ध्यान से समझिए कि जो चीज़ें आपको याद रखनी है, अब आप सोच रहे होंगे हमेशा नहीं याद रखनी, एग्जाम टाइप तो याद ही रखनी है। तो मेरा मानना है कि आपको जो भी चीज़ें याद रखनी है, अगर वो आपकी लाइफ से अटैच कर रही हो, तो आप उसको अपने जीवन में यूज़ करते रहिए। मतलब अपने जब तक एग्ज़ाम है तब तक तो करिए, कम से कम वो ज़्यादा टाइम याद रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, मतलब यूज़ करके आप उन चीज़ों को याद करेंगे तो वो याद रहेगा। तो ऐसे ही मजाक में, लेकिन रियली ये है कि झूले झूले का मतलब लद्दाख में जो है स्वागत करना कहते हैं। तो आइए हम लोग जो है इससे पहले पर्यावरण की ये जो मैराथन की क्लास चल रही थी, और इसमें आज पूरी कोशिश करते हैं हम जो है, अगर सिस्टम सही चला, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने पे मोबाइल में भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए देखते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आज जो है आपका ख़त्म कर देते हैं ईवीएस। तो देखिए, आज जो आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक्स में, तो देखिए आज थोड़ा सा यहाँ 2 लाइन सीखने वाले हैं। मतलब ये हम आपको बता चुके हैं कि ईवीएस जो है एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स हैं जो सीटेट में पूछे जाने के पूरे चांस हैं, और यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम फंसने के चांस हैं, ठीक है। तो ये हम लोग वन लीनियर की तरह समझ रहे हैं और एक ध्यान से समझते जा रहे हैं। आप चीज़ों को देखिए ना देखिए, अगर आप सुन लेते हैं भी हैं ध्यान से, तो आपको एक अच्छा रिवीजन और तैयारी हो जाएगी सिर्फ सुनने से भी। तो ध्यान से देखिए, लिखा है तारे टिमटिमाते हैं। जो सिंपल है, हमको पता है कि जो ऊपर तारे हैं आसमान में वो टिमटिमाते हैं। और टूटता हुआ तारा, देखिए सवाल ये कि उल्का पिंड क्या होता है, तो उसके लिए बताया कि टूटता हुआ तारा जो होता है वो जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। यानी वायुमंडल से जब पृथ्वी में आता है ना कोई मतलब ऐसा पिंड या पदार्थ, अगर वो पृथ्वी में आते हुए जल जाता है तो वो आपका उल्का पिंड होता है, जिसे मेटेराइट्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। यानी सबसे पहले जो चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग साहब थे। 1969 में वो गए थे वहां पे चांद पर। सुनीता विलियम आपको पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली महिला हैं, तो उन्होंने काफी लंबे समय तक वहां रहा और रहने के बाद अपना एक एक्सपीरियंस दिया था कि देखिए, सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। और सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, मतलब वहां से कैसी पृथ्वी दिखती है ये उन्होंने बताया कि यहाँ से देखिए, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर होती हैं। यानी आपको जो मतलब अब स्पेस में से उन्होंने देश को देखा होगा, तो वो एक छोटे छोटे लाइन की तरह, काफ़ी ऊंचाई होती है ना, तो जैसे हम लोग मैप में देखते हैं वैसी चीज़ें उनको दिखी थी, इतना ऊंचाई था। तो इसी बात को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर भी दिखती हैं, पर ही दिखती हैं, पर ही होती हैं, ठीक है। सुनीता विलियम्स आपको पता ही है कौन है। सुनीता विलियम्स जो है पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी और काफ़ी लंबे समय तक रही थी। मुंबई, देखिए मुंबई के बारे में बता रहा है। मुंबई आपको पता है कि एक महानगर है और मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री और भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहीं पर है। तो ये मुंबई सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, ये बता रहा है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए, मुंबई से दिल्ली जाने के बीच में देखिए क्या क्या पड़ता है, ये आपसे ऑप्शन में देकर के पूछा जा सकता है या किसी भी तरीके से, कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है, ठीक है। मुंबई से दिल्ली हमारी राजधानी, आपको पता ही है। थोड़ा देखिए, अब जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहा है कि पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं, ठीक है। पहाड़ के कारण जो जम्मू कश्मीर की सड़कें हैं वो काफ़ी कठिन हैं। और जम्मू कश्मीर के ही बाद आपका पड़ता है लेह लद्दाख। अभी देखिए कुछ पॉइंट्स काफ़ी सारे लेह लद्दाख के बारे में होंगे, ठीक है। अब हम लोग लेह लद्दाख के बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि लेह लद्दाख के घर कैसे होते हैं, वहाँ किस तरह के घर में लोग रहते हैं, मतलब वहाँ की वो कैसे बोली जाती है भाषा, क्या मौसम है, क्या
वहाँ का माहौल है, किस तरह के घर किन चीज़ों से बने होते हैं, ये सारी चीज़ें अब लोग अभी कुछ मिनट तक देखेंगे। देखिए, लेह लद्दाख तक पहुँचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को पार करके लेह लद्दाख में पहुँचते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन का टेंट इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का? नायलॉन का टेंट इस्तेमाल करते हैं लद्दाख में। लद्दाख को, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। अब तक आपके ने रेगिस्तान सुना है ना राजस्थान का, तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारी क्या पाई जाती है, वो बालू वगैरह का रेगिस्तान होता है, पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि इसे ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर मिलेंगे। वहाँ पे हमारे यहाँ देखिए सीमेंट बालू कैसे बने होते हैं, पर वहाँ लकड़ी के घर बने होते हैं और ढलान वाली छत होती है, ढलान वाली छत, और बर्फ़ से ढके हुए घर दिखाई देंगे आपको ज़्यादातर। ये लद्दाख की खास बातें बता रहा है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए तो कोल्ड डिजर्ट कहा गया हो, ठीक है। मनाली, आपको कुछ फिगर वगैरह भी दिख रहे होंगे, हमने पूरी कोशिश करी कि एडिटिंग में भी आपको चीज़ें दिखा सकें ताकि आप मतलब देखें तो थोड़ा इंटरेस्ट है और आपको चीज़ें फिगरेबल सबसे ज़्यादा याद होती हैं। तो मनाली हिमाचल प्रदेश में है, मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है, और लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। जैसे ऊंचा भी है, कई जगह सूखा है, और सपाट, सपाट का मतलब प्लेन है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है, वही कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है, लद्दाख में वर्षा जो है, बारिश नेचुरल बहुत ही कम होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी सपाट जमीन, सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते। वहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और यहाँ पे मतलब कि पहाड़ है और सब पे बर्फ़ जमा हुआ है, इस वजह से वहाँ पे कोई पेड़ पौधा जल्दी उगता नहीं है, ठीक है। लद्दाख में झूले झूले का अर्थ स्वागत, स्वागत है। देखिए वही आ गया कि लद्दाख में जो झूले झूले बोला जाता है उसका अर्थ है स्वागत, यानी दूसरे का वेलकम करना, ठीक है। तो झूले झूले का मतलब वहाँ पे वेलकम करना होता है। और लद्दाख के देखिए अब घरों की खासियत यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं लद्दाख के बारे में। ये सब बेसिक बातें आप समझ गए होंगे, कोई इसमें बहुत वो नहीं है। लद्दाख में जो है बने घरों की खासियत ये होती है कि वो 2 मंजिले बने हुए इमारत होती हैं, ठीक है। और उसमें जो घर होते हैं वहाँ के घर पत्थरों से बने होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है वहाँ पे घर पत्थरों से बने होते हैं। घर अंदर से एक शेड की तरह लगता है, अंदर से जो है ना एक शेड की तरह लगता है, जिसमें बहुत सारी घास जमा रहती हैं। और हमने जो है ना लकड़ियों की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे। यानी उसमें जो लकड़ी की, जब हम लोगों के यहाँ सीढ़ी होती है, आपने बांस वाली देखी होगी, वैसी सीढ़ी लकड़ी की वो लोग बना के रखते हैं और दूसरे मंजिल पर लगा करके पहुँच जाते हैं। पूरा सीमेंटेड सीढ़ी वगैरह नहीं बनती, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ घर लकड़ी वगैरह के बने होते हैं ना, तो इसलिए। भूतल यानी जो नीचे वाला फ्लोर होता है, भूतल यानी नीचे वाले फ्लोर पे जानवरों के लिए और आवश्यक जीवों के भंडारण के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी जो नीचे वाला फ्लोर होता है उसमें अलग अलग चीज़ें जो ज़रूरत की होती है वो भंडारण, मतलब उसको स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जानवरों को रखते हैं और अपने ऊपर वाले फ्लोर पर सीढ़ी लगा के चले जाते हैं। कभी कभी बहुत अधिक ठंडी होती है। ये सारी बातें लद्दाख के बारे में हो रही हैं। अभी जब आपको लद्दाख की पॉइंट्स खत्म होंगे तो बताएंगे। कभी कभी बहुत अधिक ठंडी होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले जाते हैं, मतलब ज़्यादा ठंडी होती है तो नीचे भी आता है। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती, यानी नीचे वाले फ्लोर पर खिड़की नहीं होती है, ऊपर ही खिड़कियाँ होती हैं। यहाँ पर जो भी नीचे वाले फ्लोर होते हैं उसमें खिड़की नहीं होती, ऊपर ही वाले फ्लोर पर होती है लद्दाख के घरों में। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है, यानी जो भी मतलब मजबूत तने वाले पेड़ होते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए छत को वहाँ के जो घने पेड़ होते हैं उनके पेड़ों का यूज़ करके वहाँ के घर को बनाया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है, ठीक है। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू, सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है वहाँ पे। मक्का आपको पता है वो यहाँ भी होता है, और ये नारंगी कद्दू वहाँ पे और लाल मिर्च जो है पाई जाती है सबसे ज़्यादा। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं, तब जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती तो उन्हीं सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। यानी गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, जो फल और सब्जियां होते हैं उसको सुखा देते हैं, और जब सब्जी या फल नहीं मिलते तो उसी को गर्मी में यूज़ करते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी की छत और लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। यानी वहाँ की जो दीवारें होती हैं घर की वो मोटी होती हैं काफ़ी,
और लकड़ी के फर्श बने होते हैं और लकड़ी की छत होती है, वो ठंडी को में लोगों को लद्दाख में मतलब ठंड से बचाती है। वही यहाँ का रहने का तरीका और यहाँ के घर के तरीके होते हैं। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी सड़कें भी कई सारी जगह हैं, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पथरीली सड़कें मिलेंगी आपको, पत्थर वाले, ज़्यादा पूरा मेंटेन नहीं होगा पीच वगैरह की तरह। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं है, कई जगह सड़कें ही नहीं है, जो भी है वही बर्फ वर्फ है। ठीक है। एक देखिए आया है वर्ड चांगथांग। चांगथांग लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ चट्टानी मैदान है। ठीक है, 5,000 मीटर की ऊंचाई पर चांगथांग का मतलब होता है, चांगथांग जो है ना, एक चांगथांग का मीनिंग होता है कि मतलब उन लोगों के भाषा में कि चांगथांग मतलब वहाँ वो जगह जहाँ पे जो है ना, मतलब चांगपा की भाषा में जो है कि वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हो, इसका मतलब होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हो उसका मतलब चांगथांग होता है। तो ये 5,000 मीटर की ऊंचाई पे एक चट्टानी मैदान है, उसको चांगथांग कहा जाता है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, उसी के बारे में कहा गया है। ठीक है। पर्वतीय इलाकों में बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई और सिर दर्द कमजोरी महसूस होती है। ऑक्सीजन की वहाँ पर्वतीय इलाकों में कमी होती है, इसके कारण वहाँ पे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होती है, सांस लेना, और सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। पर्वतीय क्षेत्रों में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता, ना ही कोई मैकेनिक होते हैं। ठीक है, तो भाई पर्वतीय क्षेत्र में कहाँ से वहाँ पेट्रोल पंप नहीं होता और कोई मैकेनिक वगैरह भी नहीं होते हैं। ये स्ट्रगल लोग कर रहे होते हैं, आदत भी हो गई होती है वहाँ पे रहते रहते उस तरह के लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो है ये याद रखते हैं। अब ये देखिए एक शब्द है चांगपा। चांगपा जो है ना एक ट्राइब है, जनजाति है। जनजाति का मतलब कि एक कुछ विशेष तरह के लोग होते हैं चांगपा जनजाति वाले लोग, वो पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। देखिए लिखा है पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5,000 लोग हैं, समझ रहे हैं, एक एवरेज 5,000 लोग हैं वहाँ पे चांगपा जनजाति वाले लोग। और चांगपा वाले लोगों के भी अब जो भी देखिए चांगपा जनजाति के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को जानने के लिए मिलेंगी कि चांगपा पूछा भी जाता है, चांगपा हमेशा बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। किसके साथ घूमते हैं? बकरी और भेड़ों के साथ। उनकी बकरी भेड़ की कुछ खास बातें भी होती है। देखिए उन भेड़ों से वह सब मिलता है जिन्हें उन्हें आवश्यकता होती है, दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट स्वेटर के लिए ऊन। ठीक है, जो भेड़ बकरी होती हैं उनसे जो है इनको दूध और मांस और टेंट, जो टेंट की खाल मतलब जो टेंट लगाते हैं उसके लिए जो खाल होती है वो, कोट उनको जो पहनना होता है और स्वेटर के लिए ऊन, ये सारी चीज़ें जो है उन भेड़ों से उन्हें मिलता है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जैसे हमारे यहाँ रिचेस्ट फैमिली, भाई पैसे के ऊपर डिपेंड होता है, और भी कुछ चीज़ें कई कई जगह लोग ऐसा मानते हैं कि जिनके पास खेत ज़्यादा है वो रिचेस्ट हैं काफ़ी। तो ये जो है यहाँ पे लोग जो है ना मतलब कि जिनके पास ज़्यादा जानवर होते हैं उनको काफ़ी समृद्ध माना जाता है, उनको काफ़ी धनी माना जाता है, मतलब सही सभी तरीके से परिपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चंगपा जनजाति में इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना की साल, देखिए पश्मीना की साल आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ये चांगपा जनजाति के पास जो बकरियां होती हैं उन्हीं के में कुछ बकरियों से जो है ये बनाई जाने वाली साल है, और बड़ी फेमस साल है आपकी कि ये जो है ना, लिखा क्या है देखिए यहाँ पे कि इन विशेष बकरियों में, इन्हीं में से कुछ विशेष बकरियों से प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने की प्राप्ति होती है। पश्मीना ऊन मिलता है, उसी से पश्मीना की साल बनती है। अभी उसको लोग डिटेल देखेंगे। चंगपा अपने बकरियों को ऊंचे, काफ़ी ऊंचाई पर और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। मतलब ये देखते हैं आप ना, कभी कभी मूवी में भी आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पर लेके बकरियों को टहलते हुए, तो वो रीज़न क्या है कि वो जितने ज़्यादा ऊंचाई पर जाती हैं तो उस तरह के नेचर ने उन्हें बकरियों को बनाया हुआ है कि उनके बाल और ज़्यादा जो है वो बारीक होते हैं और काफ़ी मुलायम हो जाते हैं, और उनकी डिमांड बढ़ती है, उसी से उनका जो बिजनेस भी एक बनता है, आगे देखिए मिलेगा। वे बहुत कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। मतलब ये देख रहे हैं ये सब स्ट्रगल ही है कि इतना ज़्यादा असुविधाओं के बीच रहना और उन सब चीज़ों को अपने आप को ढाल करके, तो ये स्ट्रगल भी काफ़ी लोग करते हैं। ठीक है, ये कठिन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं, चंगपा जनजाति के लोग। देखिए यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चंगपा जनजाति के लोगों के जीवन और आजीविका यही है, जो ये बकरियां वगैरह हैं उनसे ऊन वगैरह देखिए सॉरी।
चांगपा अपना सब कुछ अपने घोड़े और याक पर लेके घूमते हैं। यानी एक घोड़ा और याक इन लोगों के पास होता है और उसी पर लेकर के ये सब कुछ घूम रहे होते हैं और अपने प्लेसेस को चेंज भी करते रहते हैं ये, ठीक है। कुछ घोड़े और याक पर ये सब कुछ पैक करने में मात्र 2.5 घंटे लगाते हैं, यानी जल्दी जल्दी में, क्योंकि वहाँ पे ऐसी आदतें होती हैं, मतलब क्या ही कब जो है बारिश पूरा भूकंप आ जाए, बारिश तो नहीं होती वहाँ, जो है भूकंप आ जाए, पहाड़ वगैरह ये सब चीज़ें, तो मतलब इसलिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं अपने मतलब चीज़ों में, जल्दी उनके करने की आदत होती है। 2.5 घंटे में तैयार होकर निकल लेते हैं पूरा घर वर लेके। और जिसमें वो रहते हैं चांगपा, अपने तंबू को रैबो कहते हैं, यानी जिसमें वो रहते हैं उसको रैबो वो लोग कहते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिनमें आपस में सिला जाता है और ये मजबूत और गर्म होते हैं, ठीक है। याक जो होते हैं, याक पे जिस पे वो चलते हैं घोड़े है याक, याक आपने सुना होगा, वाइफ और याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है और जिनसे आपस में सिला जाता है, ये मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ जो हवा की रफ्तार होती है, लद्दाख में चांगपा जनजाति जहाँ रहती है, वहाँ हवा की जो रफ्तार होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। चांगपा जनजाति भाषा में चांगथांग का, देखिए चांगथांग का, देखिए वही जो हमने बोला था वही लिखा हुआ कि चांगपा जनजाति में नो चांगथांग का जो अर्थ है वो ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। चांगपा में चांगथांग जो लिखा था उसका अर्थ है कि जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, चांगथांग का मीनिंग है ये चांगपा जनजाति में भाषा में। रैबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। जो रैबो, उनका रैबो क्या है आपको पता है ना, जिनसे वो जो टेंट लगाते हैं वो, ठीक है, जिसमें वो तंबू लगाते हैं रहने के लिए, उसी को हम लोग रैबो कहते हैं। और उसमें भेड़ बकरियां रखने की भी जगह बनाते हैं। चंगपा इसे लेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं, जिसमें रैबो के पास भेड़ बकरियों को जो रखने के लिए, रैबो क्या है भाई, चंगपा जनजाति के लोगों को रहने के लिए जो टेंट लगाते हैं उसको रैबो कहते हैं, और उसके पास बकरियों को रखने के लिए जो टेंट लगाते हैं उसको लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखा। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं, किसी से, पत्थरों से। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देते होंगे तो कुछ पानी पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ी सी श्रीनगर की बातें आ गई, यहाँ तक आपको देखिए लद्दाख के बारे में बात थी और उनमें चांगपा एक जनजाति है, चांगथांग था, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बेसिक है बना सकते हैं कि वो लोग कितने जल्दी पैक कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है तो 2.5 घंटे में पैक कर लेते हैं। चांगपा जिस तंबू में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, रैबो कहते हैं, ठीक है। चांगपा में चांगथांग का मतलब क्या होता है, बहुत कम लोग जहाँ रहते हैं, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चलती है। ये सारी चीज़ें बेसिक है, आप समझ सकते हैं। 5,000 लोग जो है चांगपा जनजाति के अंतर्गत हैं, तो ये एक एवरेज बनाया गया और इतने ही, ये इसी तरह से इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब श्रीनगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो है, तो श्रीनगर आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। अब पानी पर कैसे दिखाई देते हैं, तो पानी पर जो है वो अपना नाव की तरह बना करके, अपना सिस्टम बना करके रहते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर में काफ़ी बड़े बड़े घर आपको पानी पर दिखेंगे। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देते हैं तो कुछ पानी पर दिखाई देते हैं। कश्मीरी लोग अपने घरों को रोटियां नहीं बनाते, कश्मीरी लोग जो है रोटी नहीं बनाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। बेकरी जो होता है ना, जहाँ से हम लोग जो है बिस्किट वगैरह वगैरह खरीदते हैं, वहाँ से वो रोटी खरीदते हैं। ज़्यादातर केसेज में वो रोटी नहीं बनाते। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी पर और पत्थर सुंदर डिजाइन के साथ, कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जा सके। ये देखिए कुछ जम्मू कश्मीर के घरों के बारे में क्या करा है कि जम्मू कश्मीर में किस किस तरह के घर पाए जाते हैं। कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचाई पे पाए जाते हैं, कुछ पानी पर, कुछ पानी के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, ठीक है, लकड़ी और पत्थर दोनों के मिक्सअप करके या पत्थर के सुंदर डिजाइन के साथ। कुछ मोबाइल आश्रय, मोबाइल आश्रय का मतलब ना कि जल्दी जल्दी में वाला, मतलब जब चाहे घर चेंज कर लिया, अब उनके लिए घर ही ना है, आपके लिए टेंट होगा लेकिन उनके लिए घर है, या फिर वो कुछ टेम्प्रोरी ऐसा बनाते हैं फिर निकल लेते हैं वहाँ से, ठीक है, जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जा सके, ठीक है। इस तरह के घर जम्मू और कश्मीर में होते हैं। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है, यानी कई सारे जानवर हैं तो वो सबके फैमिली का जो मतलब अलग अलग जानवर पहचान में आ जाए, इसके लिए वो अलग अलग सिंबल लगा के जानवरों को रखते हैं। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों की गिनती और लेखा से बाहर निकलती हैं। ये देखिए लेखा शब्द है, महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों की गिनती हैं ताकि वो गया है तो कितना, मतलब 40 गए 10 गए तो 10 आए कि नहीं।
और लेखा से बाहर निकालती हैं। लेखा जो शब्द देखिए यहाँ भी यूज़ किया गया। लेखा क्या है? जो वो लोग जहाँ रहते हैं उसके पास में भेड़ों बकरियों को रखने वाला जो स्थान होता है, जो विशेष स्थान बनाते हैं, उसको लेखा कहते हैं, अभी बताया गया। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है, ठीक है। लद्दाख और श्रीनगर के रास्ते में क्या आता है? कारगिल आता है। जो कारगिल का युद्ध हुआ था, लद्दाख और श्रीनगर के रास्ते में कारगिल आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ओवरव्यू के रूप में दिया हुआ है चांगपा जनजाति के बारे में, जो हम लोग तो देख ही चुके हैं, पर देख लेते हैं कि चांगपा की भाषा चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, बता दिया गया आपको। बच्चे की विभिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द हैं, क्या इस चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने में हवा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो रहा है कि ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल होता है, पहाड़ों पर चढ़ने में कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाना पड़ता है। बच्चे फिर इन इलाकों में रहने के वाले लोगों के संवेदनशील होंगे और उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षक संकेत लिखा हुआ है, तो वो ये चीज़ें जान करके किस तरह के मतलब बिहेवियर शो करेंगे, वो उन चीज़ों के लिए ये बताया गया कि किसी भी चीज़ के मतलब जो अलग जगह रहने वाले लोग जो पहाड़ों में हैं, पर्वतों में हैं, वो हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। तो उनके प्रति उनकी भावनाएं थोड़ी सी बच्चों की चेंज होगी और वो समझेंगे कि किस तरह से मेहनत करके हम जो है रोजी रोटी मतलब अपने जीवन का यापन कहते हैं तो करें, और करना पड़ता है कितनी स्ट्रगल के साथ। कहीं ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर ले जाना पड़ता है हमें, जो आसानी से चीज़ें मिल रही हैं उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये बच्चों के दिमाग में विचारधाराएं बनेंगे, इसलिए ये सब चीज़ें बच्चों के किताबों में और बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब आपको ये जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए है ना, उनका ही सिलेबस भी है, तो उन्हीं को पढ़ाने के लिए आप टीचर भी बनेंगे ये दे करके, तो वो चीज़ें उनके लिए कैसे यूज़फुल है ये यहाँ पे बताया गया है। बच्चे इस बारे में विचार करके किस तरह के बिहेव शो करेंगे, क्या उनके अंदर बदलाव होगा, क्या वो अपने आप को फील कर पाएंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए मशहूर पश्मीना शाल से क्वेश्चन आता है काफ़ी। मशहूर पश्मीना शाल के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डीप यहाँ जानकारी दी हुई है। देखिए माना जाता है कि एक पश्मीना की शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। ये देखिए आपको पश्मीना की शाल इसीलिए इतनी फेमस होती है। अगर प्योर पश्मीना की शाल मिल जाए आपको तो वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। मतलब कितना भी ठंडी पड़ जाए ज़बरदस्त वाली, आप पश्मीना की शाल ले लीजिए, मज़ा रहेगा ना, तो ऑर्डर करिए, ठीक है। देखिए बनता कैसे, कितना महंगा क्या मिलता है, इसका रीज़न भी यहाँ बताया गया, आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी और पूछा भी जाएगा। तो इतनी गर्म मोटी बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए खास बात, भाई आप मोटे मोटे वो जैकेट्स वगैरह खूब पहने रहते हैं, 2-2 स्वेटर पहनते हैं खूब ज़्यादा वाली ठंडी में, एक पश्मीना की शाल ले लीजिए, ठंडी गई। कैसी आप एकदम हम मोटी भी नहीं होती है। तो क्या खास बात है भाई इसमें, देखिए यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, ठीक है। अभी आपने देखा ना चांगपा सब जो है बकरी वकरी लेके बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। देखो 5000 मीटर की ऊंचाई पे अभी आपने देखा था चांगथांग जो बोला गया था जगह, ठीक है, उसके जगह के जहाँ कम लोग रहते हैं उसको कहते हैं चांगथांग, और वहाँ के रहने वाले लोग चांगपा जनजाति के, वो लोग बकरी जो लेके जाते हैं दूर दूर काफ़ी ऊंचाई पे। रीज़न क्या है, क्योंकि वो जितनी ऊंचाई पे लेके जाते हैं ना, तो उसके देखिए क्या है यहाँ पता है कि यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम हो जाता है, -40 चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल आते हैं, ठीक है। यानी वहाँ नेचर ने ऐसा बनाया है कि बकरियां वहाँ तक जाती तो उनको बचने के लिए उनके शरीर के जो बाल होते हैं काफ़ी महीन हो जाते हैं, काफ़ी बारीक और काफ़ी मुलायम, जो गर्मियों में क्या होते हैं झड़ जाते हैं बकरियों के बाल। ये बाल बहुत ही पतले और इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे, समझ रहे हैं। यानी उस बकरी जो चराने जाते हैं चांगपा लोग, उनके बाल जो है ना वो आपके मतलब उनका बकरी का 6 बाल आपके 1 बाल के बराबर। अब समझ रहे कितना महीन हो जाता है। तो उससे और उतना ही नहीं, अभी देखिए इसलिए पश्मीना के सालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता, इसीलिए इतना महीन होता है कि पश्मीना की साल इतना महीन कोई मशीन नहीं बना पाती इस पश्मीना की साल को, कि अब 6 बाल बकरी का आपका 1 बाल, समझ रहे हैं कितना महीन होगा।
6 बाल बकरी का, आपका 1 बाल। वैसे ही हमारा बाल कितना महीन है, अब उससे भी इतना महीन और मुलायम भी हो जाता है। होता कैसे, ऊंचाई पे ले जाने से काफ़ी बकरियों को, क्योंकि ठंडी इतना ज़्यादा होती है कि उसके नेचर से बचने के लिए बकरियों को ऐसा कुछ बनाया गया। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अब ये जो पश्मीना की साल होती है ना, इसको कुछ खास बुनकर होते हैं जो बनाते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, 250 घंटे का मतलब समझ रहे हैं, एक एवरेज जो है अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 दिन, 24 घंटे का दिन होता है ना, दिन और रात दोनों मिला के, तो 10 दिन रात, यानी 20 दिन अगर खाली दिन देखेंगे 12 घंटा, तो एक साल बनाने के लिए देख लीजिए, अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना की साल तैयार होती है भाई, साधारण। और इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली साल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे, यानी 12 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 20, 22, 21 दिन लगते हैं एक साल साधारण बनाने में पश्मीना की। अब अगर वो मतलब डिज़ाइनर बना दिया जाए तो समझ रहे हैं ना, मतलब कि 10 दिन 15 दिन और मानिए कि सीधा ज़्यादा लग जाएगा। 1 महीना साल में एक हो तो भैया उसकी कीमत नहीं होगी, हल्के में ले रहे हैं आप, हाँ समझ रहे हैं ना। तो पश्मीना की साल फेमस है वो इसीलिए, और इसीलिए वो जो है काफ़ी देख रहे हैं क्वालिटी भी होती है कि वो 6 स्वेटर आप बताया गया है कि पहन लें तो उसकी उतनी गर्मी एक पश्मीना की साल में होती है, वो भी हल्की वो होती है, काफ़ी पतली भी। तो ये थी पश्मीना साल की कहानी, इसको आप याद रखिएगा, इससे सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थोड़ा सा श्रीनगर के अलग अलग घरों पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। देखिए, श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट जो है हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट का मतलब, बोट मतलब छोटी सी नाव होती है और उसमें हाउस घर बना होता है। हाउस बोट 80 फीट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 फुट 9 फुट तक होती है, ठीक है। 80 फीट तक लंबे और 8-9 फुट चौड़ाई के होते हैं ये हाउस बोट, ठीक है। ये श्रीनगर के एक टाइप का घर है। और बोट की तरफ बने लकड़ी के डोंगे, ये इस तरह से बने, देख रहे हैं अभी आपको सामने फिगर भी दिख रहा होगा। बोट की तरफ बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक, श्रीनगर में एक डल लेक है और झेलम नदी है। इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। क्या रहते हैं? कई परिवार। मकान की इस तरह के डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। मतलब ऐसे जो देखिए कर्व टाइप बनी हुई जो नाव है उस पर जो घर बना होता है डल लेक या झेलम नदी में, उसको हम लोग डोंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंगे। पानी पर तैरते रहते हैं वो, उसमें भी कई रूम होते हैं, ठीक है। और श्रीनगर में बाहर से कई टूरिस्ट आते हैं जो हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट की क्या खास बात होती है? 80 फुट लंबा और उनकी चौड़ाई जो है लगभग 8-9 फुट होती है, ठीक है। तो ये श्रीनगर के घर देखे कुछ आपने, कुछ और भी देखते हैं। और हाउस बोट के अंदर की थोड़ी सी डिज़ाइन देखते हैं कि हाउस बोट जो होता है ना, हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर, हाउस बोट और कई अलग अलग घरों के अंदर जो है छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी, यानी छत पे जो है ना सुंदर लकड़ी की नक्काशी होती है, डिजाइनिंग होती है, उस पर डिजाइनिंग नहीं बनाया जाता। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद जो जिग्सा पजल जैसा होता है, जो ये हल्का सा देख रहे हैं हम जिग्सा पजल जैसा, इसको खत्म बंद कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा कि जो आपका श्रीनगर में घर होते हैं हाउस बोट, उसकी लंबाई चौड़ाई 80 और फुट होती है, 8-9 फुट लंबाई चौड़ाई और 80 फुट लंबाई। उस हाउस बोट के घरों के अंदर की जो छत होती है ना, वो लकड़ी की सुंदर नक्काशी यानी डिज़ाइन से बनी हुई होती है और उस डिज़ाइन को हम लोग ख़त्म बंद कहते हैं, जो पजल जैसा डिज़ाइन दिखता है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि पत्थरों के घर वहाँ कैसे होते हैं। तो पत्थरों को काट करके भी कुछ घर बनाया जाता है, पत्थरों को काट कर एक के ऊपर रख कर वहाँ घर बनाया जाता है। घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं, ठीक है। कश्मीर का जो गांव है वहाँ पे पत्थरों के घर दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन घरों की छत ढलवा होती है, मतलब ऐसे जो है कि उस पर बर्फ या वो गिरे तो ऐसे गिरती रहे, ठीक है। तो ये पत्थरों के घर के बारे में बताया गया है जो आपका वहाँ पर कश्मीर में पाया जाता है। अब ये देखिए कुछ और भी घर होते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये है कि जालीदार खिड़कियाँ होती हैं और बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। यानी कश्मीर में जो इस तरह के डिजाइनिंग के बने हुए घर हैं जो जालीदार खिड़की होती है और बाहर की ओर देखिए निकला हुआ है, इसको हम लोग डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है, बाहर बालकनी टाइप निकला होता है और इस तरह से ये पुरानी डिज़ाइन है, पुरानी घरों की खासियत है कहाँ की? कश्मीर की।
तो ये इस तरह की उभरी हुई बनी होती हैं, पुराने टाइम के बने हुए घर हैं कश्मीर के। देखिए यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। ठीक है, पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर के यहाँ पुराने घर बनाए जाते हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइनर मेहराब बनाते हैं। मेहराब मतलब एक प्रकार की डिजाइन है। तो यहाँ के घर के खिड़की दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का मेहराब, ये देखना ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है आपका मेहराब होता है, इसको डिजाइनर कहते हैं। तो वो वहाँ के घरों पे बनाया जाता है। तो ये तो है आपके श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के घरों के अलग अलग डिज़ाइन किस तरह के बनते हैं। पत्थर के बनते हैं, हाउस बोट हैं, डोंगे क्या होते हैं ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ गुजरात के भूकंप के बारे में बताया गया है, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है। देखिए 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। ठीक है, गुजरात के 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। और भूकंप आने पर यहीं से एक बात आ जाती है कि भूकंप आया तो अब भूकंप से अगर आ जाए तो क्या क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, ये सब बातें भी आपको जान लेना जरूरी है। और ये सब भी पूछे जाने के चांस होते हैं कि घर से निकलकर किसी खुले मैदान में चले जाइए। ठीक है, अगर भूकंप आने की संभावना या आ गया है तो। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं, और कंपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, जब तक भूकंप रुक न जाए तब तक आप किसी टेबल के नीचे, घर से बाहर नहीं जा सकते तो, या किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाएं या खिसक करके कस करके पकड़ लें, ऐसा कुछ करें। और या फिर हो सकता है घर के बाहर चले जाएं। ये भूकंप से बचने के लिए कुछ जुगाड़ बताए गए हैं और ये अपने आप में रियल है। तो 26 जनवरी को जो कच्छ में आया था भूकंप, उसके बारे में भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ, क्या हुए थे, कैसे क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें देखते हैं। कि अहमदाबाद जनवरी 26 2001, आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनमें लगभग दर्जन भर बहुमंजिलें इमारतें भी थी। आज शाम तक इनके नीचे कम से कम 250 मिल निकल चुके हैं। यानी 26 जनवरी 2001 में, अभी तो 2022-23 चल रहा है, 23 चल रहा है ना, तो 2001 की बात है जो है कि अहमदाबाद में एक भूकंप आया था। उसमें कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही थी और वहाँ पे जो है कई घर ढह गए थे। ठीक है, कम से कम 150 घर ढह गए थे बताया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा दर्जनों बहुमंजिली इमारतें, यानी बड़ी बड़ी इमारतें, 2 तल्ली, 3 तल्ली, 10 तल्ली, ये सब इमारतें कई सारी ढह गई थी। ठीक है, और उसमें से 250 लोगों की 100 जो है निकाला गया उस समय जब ये हुआ था। और 1000 लोगों के मर जाने की संभावना बचा रही थी। बचाव कार्य के लिए वहाँ पे टीम आ गई थी, जो भी हमारे मतलब सेना की है, और काफ़ी तेज़ी से इमारतों को दरारें न पड़ी हों इसको चेक करने का काम चल रहा था। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। भुज एक जगह है, चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए पड़े थे। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग में काम किया। राहत कार्य के लिए देश विदेश की हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे थे। इंटरनेशनल वे से उस टाइम पे हेल्प के लिए दूसरे देश के लिए लोग तैयार रहते हैं ना, कि जैसे ही कोई भूकंप आए या फिर कोई ऐसी समस्या है, इसीलिए तो यूनाइटेड संगठन बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए व्यवहार बना के रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब जो है आपके ऊपर विपत्ति आ जाए तो पड़ोसी काम भी आते हैं। ठीक है, तो आपका पड़ोसी है, वैसे देश का पड़ोसी जो है इंटरनेशनल लेवल से देश हैं कई सारे, तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए कुछ और चीज़ों के बारे में। हॉट ब्लो कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी। हॉट और ब्लो कोल्ड एक कहानी है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हॉट और ब्लो कोल्ड किसने लिखी थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व राष्ट्रपति।
हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है, मुंह से जो हवा निकलती है वो बाहर के तापमान से ठंडी या गर्म भी हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं? दिल की धड़कनों को, यानी हार्ट बीट। स्टेथोस्कोप एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हार्ट बीट सुनने के काम में लेते हैं। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की ओर तरफ जाती है। समझ रहे हैं? ठंडी हवा में जो है, जैसे ठंडी हवा में भारीपन कैसे होता है ये कहेंगे आप? भैया जब नमी होती तो नमी भारी होती ना। आप कोई चीज़ जैसे कपड़ा ही देखिए, तो जब सूख जाता तो वजन कम, गीला हो गया तो वजन ज़्यादा। तो सिंपल बात है, हवा में जब वो उसमें अगर ठंडापन आएगा तो वो भारी हो जाती है और गर्म होती तो हल्की हो जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है, बाहर का तापमान, जैसे ठंडी का मौसम है तो ठंडी हवाएं मुंह से बाहर निकलती हैं और गर्मी में तो गर्म। ठीक है, तो यहाँ देखिए शिक्षक संकेत, यानी आपको मतलब टीचर, अगर आप टीचिंग में हैं तो फिर आप कुछ तरह से बच्चों को कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे कि जैसे सांस गर्म होती है ना और शीशा ठंडा होता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे? इस बातों से देखिए निकालते हैं कि इसलिए सांस के साथ आई भाप से, यानी सांस जब लेते हैं तो उसमें गर्मी होती है तो वो आता है, और शीशा ठंडा होता है तो इसी से शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती हैं। यानी आप गर्म चीज़ पे ठंडा चीज़ डालते हैं तो उबलना, सीधी सी बात है ना, पर उतना शीशा मतलब ठंडा नहीं होता, इतना सांस गर्म नहीं होती, मतलब हल्के हल्के दोनों के गर्म होते हैं उनके कंपैरिजन में दोनों के। तो जब आपकी सांस गर्म होती है वो जाएगी शीशे पे और शीशा होता है ठंडा, तो इसीलिए उस पर देखेंगे आप तो झाग, अरे मतलब वो ऐसा कुछ बन जाता है जिससे आप उसमें लगेगा कि वो भाप टाइप लगता है ना। तो यही नमी शीशे को धुंधला बना देती है, वो जो नमी है इसी के कारण होता है कि आपकी सांस गर्म और शीशा होता है ठंडा। तो ये बातें आप समझ गए होंगे, और आज थोड़ी लंबी वीडियो भले ही हो पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ख़त्म कर दें। तो देखिए यहाँ पे जो है स्कूल के सफाई के विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मानित देने के लिए संवेदनशील बना। मतलब बच्चे जो है ना वो साफ सफाई के प्रति काफ़ी जागरूक हो, उनको समझे कि साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके महत्व को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी भी यहाँ पे गांधी जी के द्वारा दी गई है। तो वो कहानी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू बता देते हैं कि गांधी जी के एक मित्र थे महादेव भाई। ठीक है, महादेव गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। ठीक है, तो गांधी जी के एक मित्र थे महादेव भाई, उनके पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वो जवान थे। उन्हीं के बारे में ये छोटी सी एक कहानी है, वो आपको अभी एक शॉर्ट व्यू में बताते हैं। यहाँ देखिए कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। यानी शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अनटचेबिलिटी से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। यानी ऐसा प्रोजेक्ट दे ताकि बच्चे आपस में अनटचेबिलिटी को, मतलब मुद्दों को वो अपने से दूर रखें, मतलब एक दूसरे से भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों को। तो इसमें शिक्षक जो है संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को कुछ ऐसे कार्य करा सकते हैं ताकि वो अपने अंदर से इस तरह की भावना को ख़त्म करें। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भाई संविधान के काफ़ी योगदान दिया बनाने में उन्होंने, वो महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले हैं। कि कहाँ के? महाराष्ट्र के गोरेगांव के। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। ठीक है, स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है। यानी स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म इंडिया अनटच्ड से इंटरव्यू जो होता है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू जो है वो लिया गया है इस तरीके से। अब बात करते हैं थोड़ी सी गांधी जी की कहानी पे, जो उनका नारायण उनके मित्र का लड़का था, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है और उसको वो बाबला बचपन में कहा जाता था, बाबला। ठीक है,
तो जब वो 11 साल का था, गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट नीचे टोकरियां रखी जाती थी जिनमें संडास की गंदगी फिरती थी। उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को समाज के लोगों को ही करना पड़ता था। गांधी जी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का काम को कभी रोक करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों न हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम के डर से आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। ठीक है, तो ये जो है गांधी जी का साथ जो उनका दोस्त का लड़का था नारायण, उनके रहने के दौरान जो है कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी और इन्हीं के आपस में मतलब थोड़ा गांधी जी से और उससे भी तर्क होता था इस साफ सफाई को लेकर के। वही एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है, इसे आप पढ़ भी लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे रिलेटेड कहानी आ सकती है, तो आप थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, यानी गांधी जी, अब देखिए सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए थे। कहाँ रहने गए थे? वर्धा शहर के। ठीक है, फिर भी शहर की सुविधाओं से परे थे, यानी शहर की असुविधाओं को उन्होंने यूज़ नहीं किया। काफ़ी मतलब साधारण तरीके से गांधी जी रहते थे। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। महादेव भाई कौन है? वो गांधी जी के मित्र हैं। ठीक है, महादेव भाई गांधी जी के मित्र हैं। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आया। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। ठीक है, ये महादेव भाई को किसी आदमी ने जो है वो बोल दिया कि उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, उधर सफाई करो। महादेव भाई गांधी जी के मित्र थे। ये लोग जो है सफाई का काम कर रहे थे ताकि ये बाहर जो है गंदगी न फैले। मतलब संडास के लिए जो अभी लोग लोटा गांव में लेके जा करते थे, वो वाले सिस्टम को गांधी जी हटाने का प्रयास कर रहे थे। उसी के रिलेटेड ये कहानी है। ठीक है, यह देखकर बाबला को बहुत हैरानी हुई, मतलब महादेव भाई के लड़के को, जो नारायण नाम बाबला भी उसका, और गुस्सा आया और उसने सोचा गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका ही है, बल्कि गांधी जी उनके साथियों को यह सिखाना चाहते हैं कि यह साफ सफाई का काम सब लोग करें, एक दूसरे में छुआछूत का काम हटाएं, क्योंकि ये जो है नीचे जात के लोगों को काम दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों के प्रयास में नारायण और गांधी जी के बीच थोड़ा बहस भी हो रही थी। लेकिन गांधी जी जो उसको समझा रहे थे, उसने पूछा अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा, उन्हें तो आदत ही हो गई है कि उनका गंदा काम कोई ही और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वाले को फ़ायदा नहीं होता क्या? उन्हें भी कुछ सीख मिलती है। क्यों, काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का भी। छोटा नारायण भी नहीं माना, वह फिर बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए ना, जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बस तो चलती रही। फिर आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, नारायण भाई ने उसके बाद जो गांधी जी के रास्ते पर, तो देखिए गांधी जी ना बहुत ही मतलब फेमस पर्सन जो है वो अपनी विनम्रता के कारण हुए हैं। ठीक है, गांधी जी की विनम्रता इतनी स्ट्रांग थी कि वो वन मैन आर्मी के नाम से फेमस है, यानी अकेले वो एक आर्मी के बराबर थे। वो भी बिना झगड़ा किए, बिना अहिंसा किए, वो जो है हिंसा किए बिना जो है सब कोई भी काम निपटा देते थे अंग्रेजों से। तो इसीलिए गांधी जी को जो है ना बहुत बड़ा मतलब इतना राष्ट्रपिता ये सब सारी उपाधियाँ मिली। इतनी साधारण बात नहीं है, क्योंकि वो, अब सोचिए सिंपल बात भी है कि आपको कोई एक झापड़ मार दे और आप कहिए कि दूसरा गाल आगे लगा लीजिए, एक झापड़ मार दें, ये नॉर्मल लोगों में बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। एक कोई देगा, दो देगा, तीसरी बार आप जो है आप गुस्से होके अगर आप थोड़े से भी सिस्टम में, तो फिर 2-3 लाफा उसको भी दे देंगे। गुस्सा आना, ये सब चीज़ें, पर ये सब गांधी जी के अंदर था ही नहीं। वो पता नहीं ये किस तरीके की मतलब क्वालिटी उनके अंदर थी, तो ये क्वालिटी उनको बहुत ही ऊंचाई तक लेके गई, समझ रहे हैं। तो इसीलिए गांधी जी काफ़ी फेमस हैं और उन्हीं के रिलेटेड ये थोड़ी साफ सफाई से रिलेटेड चीज़ें कहानी थी, तो इसे रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ नाम से फेमस जगह है, जैसे अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। अफसाना जो है एक खुद मजबूत और बुलंद दीवार है। कहाँ है ये? मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। ठीक है, मुंबई में एक नागपाड़ा जगह है जहाँ बास्केटबॉल एसोसिएशन की कोई एसोसिएशन है, उसकी जो मजबूत दीवार अफसाना नाम की खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है।
विक्टोरिया टर्मिनस जो है वहाँ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है मुंबई में। क्या है? मुंबई में एक रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस। सोलापुर भी मुंबई में है। अच्छा, ये डायरेक्ट आपको इस तरह से बीच में आ जा रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये मतलब ऐसे कैसे आ रहा है। तो देखिए, मैंने बताया ना, ये एनसीईआरटी के चैप्टर से लिया गया पॉइंट है जो पूछा जा रहा है। अब आपको अगर वो चैप्टर पढ़ाया जाए तो आपको थोड़ी चीज़ें अच्छे समझ में आती, पर पूरा चैप्टर पढ़ के आप करेंगे भी क्या, क्योंकि आपको तो लिमिटेड टाइम में तैयारी करनी है। तो इसलिए बीच बीच में वो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, पर आपको चीज़ें याद रखनी है, बार बार सुननी है। मैंने कहा था इसीलिए कि आप अगर 2 बार से 3 बार वीडियो सुन भी लेते हैं तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो शिक्षक को देखिए, शिक्षक को बच्चों को यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनके खेलने की क्षमता से आंका जाता है। समझ रहे हैं? यानी ये टीचर का ये काम है कि वो स्टूडेंट को ये समझाए कि किसी की क्वालिटी उसको जो है इम्प्रूव करती है, ना कि उसका कास्टिज्म या फिर उसके आर्थिक स्थिति कि वो बहुत पैसे वाला है। भाई, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप क्रिकेट में या फिर और भी चीज़ों में देख रहे हैं इंटरनेशनल तरीके से काफ़ी लोग बहुत ही बड़ा बड़ा नाम कमा रहे हैं, बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। तो वो क्वालिटी के ऊपर मिला है, उनकी मेहनत के ऊपर मिला है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं इसलिए बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के जो है सच में एक अच्छे खिलाड़ी थे, वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे, इसलिए सचिन तेंदुलकर है। इसलिए नहीं कि वो सचिन तेंदुलकर थे तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी थे इसलिए सचिन तेंदुलकर हैं, वो अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, तो बच्चू खान खेल का मैदान, जो बच्चू खान खेल का मैदान है मुंबई में, एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। खेल का एक मैदान है जिसका नाम है बच्चू खान, वो मुंबई में है और वो एक कोच थे मुस्तफ़ा खान, उनके नाम पर है। ठीक है, फांदली दीवार अध्याय, यानी फांदली दीवार जो है ये अध्याय एक चैप्टर है समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फादने के बारे में। ठीक है, यानी जो रूढ़िवादिता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़के रोते नहीं, लड़के ये सब जो है आपस में जो भी मतलब कि ये लैंगिक आपस में भेदभाव है, इसको दूर करने के लिए एक चैप्टर एनसीईआरटी का फांदली दीवार, ये उसको फादने की बात करिए, दीवार फादने की नहीं। ये लैंगिक जो सामाजिक सोच है इसको हटाने की, इसको खत्म करने के लिए जो चैप्टर बनाया गया ये फादली दीवार है। ठीक है, एक बीज किसान की कहानी कहता है, ये एक बीज किसान की कहानी कहता है, ये एनसीईआरटी के अंदर है, ये याद रखिएगा कि एक बीज किसान की कहानी कहता है। वनगांव गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। वनगांव कहाँ है? गुजरात में, गुजरात गांधीनगर। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था कि पुराने समय में ना अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी हुई सूखी लौकी में रखा जाता था। ठीक है, सूखी लौकी में पुराने समय में जो बीज होते थे मिट्टी में उसको रखा जाता था ताकि वो जो है ख़राब ना हो। पुराने समय का रखने का अपना अपना तरीका था, जैसे पैसे जो है वो उसमें रखे जाते थे, मतलब सोना वगैरह मिट्टी में गाड़ दिए थे। तो ये पुराने टाइम का एक तरीका था बीजों को काफ़ी टाइम तक रखने के लिए। नीम की पत्तियाँ बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। ठीक है, नीम की पत्तियाँ कीड़े से बचाती हैं, आपको पता ही है, सिंपल है, क्योंकि नीम जो है थोड़ा वो मतलब आयुर्वेद टाइप होता है। ठीक है, उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसको अंगारों के बीच बर्तन में उल्टा लटका कर बनाया जाता है, जिसे ऊंधिया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। देखिए, ऊंधिया या उड़िया कहा जाता है, ये एक प्रकार का डिश है। क्या है? डिश, भोजन है। इसको मिट्टी के अंगार में, समझ रहे हैं, मतलब जैसे आग में उल्टा लटका करके वो जो है मिट्टी के बर्तन में डाल करके एक प्रकार की सब्जी का बनाया हुआ ये जो है वो डिश है, वो जो है बनाया जाता है। गुजरात में बहुत ही फेमस है। उधिया को बाजरे की रोटी और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। इसको बाजरे की रोटी और घर में मक्खन या दही या छाछ हो उसी के साथ इसको खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। यानी एक ही प्रकार का फसल अगर बार बार किसी भी मतलब खेत में उगाया जाए और उसमें रसायन का प्रयोग किया जाए तो वो जो है भूमि वहाँ पे मतलब फसल अच्छी नहीं होगी। अनुपजाऊ का मतलब वहाँ पे फसल जो है अच्छी नहीं होगी, इसीलिए चेंज करा जाता है मौसम के हिसाब से। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटोन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटोन का एक पौधा होता है जो बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है। ठीक है, तो वो जो है अगर आपका मतलब कि मिट्टी सूख गई है तो पता चल जाएगा ना, जब जो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता तो सूखा रहेगा, तो जितनी एरिया तक है तो उससे वो सूख जाता है जल्दी से, इससे पता चलता है कि वहाँ पर नमी कम हो गई है, वो ये संकेत देता है।
क्रोटोन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती। देखिए वही गया है, क्रोटोन जो पौधा है उसकी जमीन में बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है, यानी उसकी ऊपरी परत जो सूख जाती है, तो क्रोटोन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्रोटोन के बारे में बताया। क्रोटोन बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता, उसके मतलब सूखने से ये इंडिकेट मिल जाता है कि वहाँ की ज़मीन की नमी कम है। नमी का मतलब समझ रहे हैं? केचुआ सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। ठीक है, केचुआ को देखिए किसान मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना उसके अंदर घूम घूम करके ये जो है हवा की भी जो है मतलब मिट्टी में जाने से उसमें काफ़ी होल वगैरह बनाता रहता है। तो इससे इसे उपजाऊ, मतलब जिसमें केचुआ ना हो ना वो उपजाऊ भूमि नहीं मानी जाती। तो केचुआ सुरंग बना करके मिट्टी को नीचे खोद करके, अब सुरंग क्या बहुत बड़ा सुरंग नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाते रहते हैं। कुदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। झारखंड जिसकी राजधानी रांची है, वहाँ पे आदिवासी लोगों का एक समुदाय, जैसे कुदुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदुक। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह पर खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये ठीक तो नहीं हो रहा, पर यही हो रहा है आजकल, क्या ही कहेंगे। बिल्डिंग बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, जंगल गायब हो रहे हैं, पेड़ गायब हो रहे हैं। गलत बात है, पेड़ लगाइए। ठीक है, मेरा तो मानना है कि अगर आपका जन्मदिन है, यानी बर्थडे, जिसको आप केक के थ्रू मतलब केक काट करके बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं, तो अपने हर बर्थडे पर एक पेड़ लगाइए, और ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए। आपके हर एक जन्म पर एक पेड़ जो है, अगर आपके पास सिस्टम है, जगह है, तो या फिर नहीं भी है तो कहीं ऐसी जगह दान दे दीजिए पेड़ों का, या लगवाइए। तो ये सब काम करिए, फालतू वेस्ट पैसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जंगल गायब हो रहे हैं। देखिए वन का अधिकार अधिनियम, यानी जो वन का अधिकार अधिनियम है 2007 में बनाया गया था। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि का पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे एक टीन भूमि कहते हैं। ठीक है, जिस भूमि पर एक टीन बीज उगाते हैं उसे हम एक टीन भूमि कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी एक सच्ची कहानी से रिलेटेड यहाँ पे देखिए कुछ ब्रैकेट्स में दिया हुआ, इसको देख लेते हैं कि यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार, चमकते सितारे, उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्हें ने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। ठीक है, एक सच्ची कहानी। सूर्यमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। ये कुछ साधारण लड़कियों के बारे में है जो असाधारण कहानियां हैं, जिन्होंने स्कूल जाकर अपने लाइफ को चेंज कर दिया। शिक्षक संगीत क्या है? कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करने से उनके अपने अनुभव पूछें। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों को कैसा ताना बाना है, उनके भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता है। ठीक है, तो जो देखिए आप, मतलब इसके कहने का सीधा सा मतलब है कि जो बच्चे हैं ना, उनके सामने आप जंगलों के बारे में बात करें ताकि उनकी उत्सुकता उसके प्रति बने और जाने कि जंगल के पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं, जानवर कितने ज़रूरी हैं, और उनके लिए भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए कैसे निर्भरता होती है, कैसे वो एक दूसरे को मतलब अपना भोजन, आवास कैसे सब यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनको इस सब चीज़ों के लिए उनके सामने इस पर डिस्कशन करें, बातचीत करें। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। ठीक है, ये जो आदिवासी हैं वो जंगल में रहते हैं बहुत पहले से, तो ये जो अधिकार अधिनियम बनाया गया, इससे ये क्लियर होता है कि जो आदिवासी जंगल में रहते हैं तो आप जंगल काट नहीं सकते। वो रोक लगा रहे हैं तो रोक लगा सकते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से वहाँ रहते हुए आ रहे हैं। भाई आदिवासियों से तो इंसान ही बने हैं, आपको पता है, आदिमानव से इंसान बने हैं। तो फिर आदिमानव यानी आदिवासी से मतलब काफ़ी पुराने लोग जो जंगलों में रहते, तो फिर आप उनका घर एक प्रकार का, आप उनको क्यों मतलब काट रहे हैं। और जंगल बहुत ज़रूरी भी है, और वैसे वो नेचर की सुरक्षा के लिए है, तो इसलिए एक कानून अधिनियम बना दिया गया 2007 में। ठीक है, जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल में हटाया न जाए, जंगल बचाने का भी काम उन्हीं के ग्राम सभा करे। समझ रहे हैं? 25 साल से अगर ऊपर से वो रह रहे हैं
जंगल में, तो वो वहाँ का पूरा हकदार है, वहाँ पे रोक लगा सकते हैं। आप कोई भी कानून ले जा करके या फिर कोई भी प्रोटेक्शन ले जाके या कोई भी ऐसे काम करके उनको आप वहाँ से हटा नहीं सकते। तो ये जो है एक इसी के लिए कानून जो है सरकार ने एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया संविधान में कि वो अगर ऐसा आप ज़बरदस्ती करते हैं पेड़ काटने का काम, तो उस पर रोक लगा सकते हैं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, जंगलों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, समझते हैं झूम की खेती, झूम फार्मिंग क्या होता है, इसको फिर अच्छे से बताते हैं आपको। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता। यानी कोई फसल काटने के बाद जो है जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता। देखिए क्या प्रोसेस है, मतलब कोई फसल काट लिया, उसके बाद उसको कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाएगा, फिर वहाँ कुछ उगाया नहीं जाएगा और उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को भी नहीं निकाला जाता। प्रोसेस है, एक झूम की खेती एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। फिर उन्हें काट कर जला देता है, राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। यानी जब वहाँ छोड़ देंगे तो घास पात ये सब जमेगा ही, फिर उस सूखेगा, जब धूप लगेगी तो सूखने के बाद उसी को जला दिया जाता है, उनके राख से वो भूमि उपजाऊ हो जाती है, यानी उसमें अच्छी फसल होने योग्य हो जाती है। तो जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है और जोता नहीं जाता। जब जमीन फिर खेती के लिए तैयार हो जाएगी तो उसे हल्का सा खुदाई किया जाएगा, जोता नहीं जाता। और खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। मिजोरम में किया जा रहा है। देखिए दो प्रोसेस यहाँ बताया है कि पहला प्रोसेस है ना कि आप जो भी मतलब अगर फसल हो गई है तो उसके बाद जो भी जम रहे हैं उसको छोड़ दो, उसके बाद जो है आपका सूख जाए उसको तो जला दीजिए, उसके जलने से जो राख होगा उससे भी उपजाऊ होगी। या फिर आप जो भी कैसे कोई फसल, जैसे आप लोग सुने होंगे गांव में, मैं एक शब्द यूज़ करता हूँ ढैंचा, ढैंचा मतलब उसको ढैंचा जो है ना एक प्रकार का बोया भी जाता है, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो उनको छोड़ दिया जाता है, सड़ जाते हैं खेत में काट करके, तो वो जो है ना एक प्रकार का मतलब फसल है। और छोड़ने के बाद वो जो फसल उसमें सूख करके सड़ करके वो हो जाती है, तो फिर वो जो है ना आपका वो क्या कहते हैं उपजाऊ होती है भूमि। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है कि ये खरपतवार कुछ तो प्रोसेस ये कि काट करके छोड़ दिया जाता है, फिर काटने के बाद जो उसी में मिट्टी में मिल करके उसको उपजाऊ बनाते हैं। ये प्रोसेस मिजोरम की राजधानी आइजोल यहाँ पे जो है यूज़ किया जा रहा है। मिजोरम की सबसे मुख्य फसल चावल है। ठीक है, जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न बनाते हैं यहाँ पे, और वे बांस पकड़ कर चेराव नृत्य करते हैं मिजोरम में। ठीक है, वो बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। हम अपने माता पिता के जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ों का कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। कौशल यानी स्किल। ठीक है, कुछ तो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें पर्यावरण से सीखते हैं। जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे बच्चे आपके दोस्त हैं, वैसे ही आप चीज़ें कुछ सीखते हैं और कुछ अपने पेरेंट्स से लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक सिंपल बात है। पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो एक बीमारी है, आपको पता है, वो वायरस के कारण होता है, विरासत में नहीं मिलता। यानी वंशज से नहीं चला आ रहा है कि पापा को हुआ तो मम्मी को हुआ या किसी को हुआ तो आपको होगा, ऐसा नहीं है, वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, और क्या है, इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर को मतलब भाई बताया था कि ये सारी बीमारियों के बारे में बताए। ग्रेगर मेंडल का जन्म, देखिए ग्रेगर मेंडल साहब जो है ना ये बहुत ही फेमस है, एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी देखिए कैसी खोज करी थी कि 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। आपसे सवाल आ सकता है इस तरह से कि ग्रेगर मेंडल साहब का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। तो कब हुआ था, 1822 में ऑस्ट्रिया में ये जो है ना ग्रेगर मेंडल साहब का जन्म हुआ था। अभी देखिए इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं कि 7 साल तक उन्होंने ग्रेगर मॉडल मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। समझ रहे हैं, ग्रेगर साहब जो है 7 साल तक उन्होंने, ग्रेगर साहब ने जो है मठ के बगीचे में, मठ का बगीचा है वहाँ 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं। जोड़े में ना मटर का आप खोलेंगे ऐसा पौधा, वो बीज तो उसके अंदर जोड़े में पेयर में लगा हुआ था, उसी के कुछ गुण के बारे में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करा था। जैसे बीज या तो खुरदरे होते हैं या चिकने होते हैं, या खुरदरे होंगे या चिकने होंगे, इन्होंने ऐसा कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट करके निकाला था। तो ग्रेगर मेंडल साहब के बारे में सीधा याद रखिएगा कि वो किस पे एक्सपेरिमेंट करे थे, मटर पे 28,000 पौधों पे मतलब प्रयोग किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये मठ के बगीचे में इन्होंने किया था। ग्रेगर मेंडल साहब जो है 1822 में ऑस्ट्रिया के परिवार में रहने वाले गरीब किसान परिवार के थे। ठीक है, ये सारी बातें ये ग्रेगर मेंडल साहब के बारे में याद रखिएगा।
फिर आते हैं अगले टॉपिक में। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है, ठीक है। कब आता है? वर्षा ऋतु से पहले आता है, यानी बारिश वाले मौसम से। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? अधिक पानी की आवश्यकता होती है गन्ने की खेती के लिए। पूरन पोली गुड़ और चने की मीठी रोटियां हैं। इसे मसालेदार कढ़ी डिश के साथ खाया जाता है, ठीक है। पूरन पोली जो है ना, गुड़ और चने की मीठी रोटी है, मतलब जैसे मीठी बनाई नहीं जाती है वो, तो उसको पूरन पोली नाम दिया जाता है और ये मसालेदार कढ़ी डिश के साथ खाया जाता है। गन्ने की खेती में अधिक पानी लगता है, ये याद रखिएगा। कारवां एक बस गाड़ी है, नहीं देखा आपने इस तरीके का, जिसमें सभी सुविधाएं साथ रह सकते हैं, यानी उसके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं। जब वो मतलब देखें आप, बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर नेताजी लोग लेके चलते हैं ये, तो ये एक बस गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाएं के साथ रहता है। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन सूंघने और स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। चूहों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है, देखने की क्षमता, पर वो सूंघते बहुत तेजी से हैं और स्पर्श करके और स्वाद लेकर के क्षमता, स्वाद लेने की बहुत तेज होती है उनके अंदर। नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं, ये लीजिए, नागपुर जानते ही हैं, महाराष्ट्र में नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं भैया। कहाँ मिला लेते हैं ससुरे समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा भैया, नागपुर है, नागपुर सुने हैं ना, सुने रहिए। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है। फीलिंग्स भाई दिखाने के लिए जो है हाथ और चेहरे का उपयोग किया जाता है। आप गुस्सैल वाला किए, मुस्कुराने वाला किए, रोमांटिक वाला किए, ठीक है। तो ये जो है आपका वो मुद्रा, यानी मतलब आपके जो भी बिहेव है उसमें, तो फीलिंग्स को शो करने के लिए हाथ और जो है आपके चेहरे का यूज़ किया जाता है, सही है। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, ज़्यादा घुमा सकता है, आपको पता है नहीं है तो जान लीजिए, उल्लू रात में जो देखता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, मैना चिड़िया है ना, झटके से आगे पीछे अपना कर लेती है वो। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं, उनके साथ पर नए उगाते हैं, यानी वो पुराने वाले झड़ के नए पंख आ जाते हैं, ठीक है। और पंख तो उसके उड़ने में मदद करती हैं, ये बेसिक बात है, आपको पता ही होगा। और खुद को गर्म भी रखते हैं, मतलब वो ठंडी अगर हो तो वो बचाते भी हैं, पंख उनके खो, जैसे हम लोग ब्लैंकेट वगैरह पहनते हैं, वो उनको काफ़ी ढके रखता है, उनकी सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। और पुराने पंख समय के हिसाब से वो जो है निकल जाते हैं, नए पंख आ जाते हैं। फिर क्या लिखा है? ब्रेल के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रेल लिपि जो है ना आपकी बड़ी फेमस है। तो देखिए ब्रेल लिपि को कैसे, किस तरह से जो है ना वो मतलब आई थी, किसने दिया था, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। कि ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं, डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है और उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि का मतलब जिनको दिखता ना हो उनको पढ़ने के लिए जो है ना एक बनाया गया सिस्टम है, और उसमें कुछ औजार लगे होते हैं, बिंदुओं के द्वारा डॉट्स लगे होते हैं औजार के, और वो कागज पर लिखा जाता है और उभरे हुए होते हैं थोड़े, उन्हीं को हाथ से टच करके वो लोग पढ़ाई करते हैं। और इस ब्रेल लिपि की कैसे मतलब बना, ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, देखिए। लुई ब्रेल फ्रांस के थे, आ सकता है सवाल, बहुत ही फेमस सवाल है कि लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। जब वो 3 साल के था, लुई ब्रेल थे, तो उनके पिताजी के औजार, मतलब वो औजार मतलब समझते हैं ना, जैसे हथियार वगैरह जी, ठीक है। तो हथियार वगैरह जो थे उसी से खेल रहे थे, अचानक एक नुकीला हथियार जो है उनकी आंखों में चोट पहुंचाया और उन दिखना बंद हो गया, यानी उन्हीं में से कुछ औजार एक जो है उनकी आंख में चोट लगी और उनको दिखना ही बंद हो गया, यानी उनकी आंख जो है खराब हो गई, ऐसा कह दिया जाए, चली गई, अंधे हो गए वो, ठीक है। अब वो इतने पढ़ने में इच्छुक थे कि देखिए क्या हुआ, लुई ब्रेल साहब कहाँ के थे? फ्रांस के। पढ़ाई में वो गहरी रुचि थी, काफ़ी रुचि था उनको, काफ़ी इंटरेस्ट था, वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। यानी जब उनको इतना इंटरेस्ट था कि आँख चली गई, अब आँख जाना देखिए साधारण चीज़ नहीं है ना, आँख ही से तो देख के पढ़ना है, तो आँख उनकी चली गई, पर पढ़ने के बारे में वो हमेशा विचार करते थे कि कौन सा तरीका लगाया जाए कि हम पढ़ाई हमारी स्टार्ट रहे, कुछ सीख पाएँ। तो सीखने की क्षमता, देखिए इंसान को यही कहा जाता है ना कि ज़रूरत जो है आविष्कार की जननी है, ठीक है।
ज़रूरत जब पड़ती है तो कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, अतः उन्होंने एक रास्ता मिला और छूकर और महसूस करके पढ़ना। ये देखिए उन्होंने क्या रास्ता निकाल दिया भाई, छू करके और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो पढ़ने का तरीका है ये पूरा एक सिस्टम बन गया और इसी को ब्रेल लिपि के नाम से, उन्हीं के नाम से जान लिया गया। उनका नाम ब्रेल, लुई ब्रेल था, फ्रांस के थे, और छूकर पढ़ने का तरीका उनको चोट लगने के कारण आया और उसको ब्रेल लिपि के नाम से जान लिया गया। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदु पर? 6 बिंदु पर आधारित होती है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं? कंप्यूटर का भी उपयोग करके लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तव में ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ब्रेल लिपि का यहाँ कुछ पिक दिख रहा है आपको, पिक्चर। और आपके इसी सपोर्ट के साथ एक बड़े क्लास के बाद 3 क्लासेस लेते हुए हम लोग जो है ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ ये ईवीएस का अभी एंडिंग करते हैं। पर ईवीएस की एंडिंग हुई है, इसके पेडागोजी जो है वो आपको एक छोटी क्लास में देनी है, वो अभी नहीं एंड हुआ। अब तक जो चीज़ें थी वो 15 नंबर में आने वाली, जो भी डायरेक्ट चीज़ें पूछी जाती हैं वो थी। ठीक है, इनसे काफ़ी चांस है कि आपके 30 में 25 नंबर के पूरा अभी पेडागोजी पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, अब तक की चीज़ों में 10 नंबर से ऊपर तो आपको पक्का मिल जाने हैं, क्योंकि 15 की पेडागोजी और 15 का आपका बाकी जनरल चीज़ें आती हैं। तो पेडागोजी अब हम लोग जो है समझेंगे इसके बाद, और आई होप अब तक कि आप चीज़ें समझ गए होंगे, और फिर ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा शेयर भी और भी छात्रों तक कर दीजिए सीटेट वाले, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, और सब्सक्राइब अगर नए हैं तो कर लीजिए, इतनी मेहनत हो रही है तो फिर देखते हैं।